हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी क्लोज्ड इकोनॉमी में और ये बनाऊंगा ओपन इकोनॉमी पे। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए, और यूपीएससी में आ जाता है, यूजीसी में आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ओपन इकोनॉमी में, जिसमें फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर से पैसा आना जाना, लोन्स का आना जाना या फिर एफडीआईज का आना जाना, ये लगा रहता है। तो उस केस में मॉनेटरी मैनेजमेंट या मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ओपन इकोनॉमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनेटरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक एक्शंस टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, क्रेडिट कंडीशंस एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड ओवरऑल लिक्विडिटी इन एन इकॉनमी। के ओवरऑल इकॉनमी में लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कंट्रोल करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक। अनलाइक क्लोज्ड इकॉनमी, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्लोज्ड इकॉनमी में तो बाहर से कुछ लेन देन होता ही नहीं है, कंट्रीज़ के साथ आपस में रिलेशन नहीं होता। एन ओपन इकॉनमी इंटरेक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कैपिटल फ्लोज होते हैं जिसमें एफडीआई, एफपीआई, लोन्स, रेमिटेंसेज एट्सेट्रा चलते रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है फॉरेन ट्रेड में आ जाती हैं या फिर फॉरेन जो रिलेशंस हैं उसके अंदर आ जाती हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो आपस में इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक मस्ट मैनेज बोथ डोमेस्टिक स्टेबिलिटी एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल बैंक का मेन मकसद सिर्फ डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को जो है अचीव करना नहीं रह जाता, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी इन एन ओपन इकोनॉमी इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज एक्सचेंज रेट, global inflation trends, foreign investment flows and international interest rate movements influence the domestic economy. ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ओपन इकोनॉमी में मॉनेटरी मैनेजमेंट, बिकॉज ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट, किसी और कंट्री में इन्फ्लेशन है वो भी हमें असर डाल रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्लोज इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं वो भी असर डाल रहे हैं, इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमारे देश में मनी सप्लाई क्या है, कितनी रहेगी, उसको असर डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी को जो है असर डालती हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। गोल्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी में गोल्स क्या हैं? काफ़ी तो पुरानी है और 2-4 और ऐड हैं, इसमें 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हो आप। द गोल्स आर ब्रॉडर देन इन अ क्लोज्ड इकॉनमी बिकॉज दे इन्वॉल्व डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहला आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कीपिंग इन्फ्लेशन विद इन टारगेट लेवल्स, के इन्फ्लेशन को टारगेट लेवल्स के अंडर रखना। इन एन ओपन इकॉनमी इन्फ्लेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन किन चीज़ों से असरदार हो सकती है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जैसे ऑयल प्राइस महंगे हो गए। अब जैसे अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान पे वॉर कर दिया, उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को रोक दिया और उसकी वजह से जो है तेल के प्राइसेस बढ़ गए। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की वजह से भी मनी सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है। और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, ग्लोबल जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें चीज़ों के क्या प्राइस चल रहे हैं वो भी जो है हमारी मनी सप्लाई को या हमारी इकोनॉमी को असर डालता है। फॉर एग्जांपल कैसे? इफ़ ग्लोबल ऑयल प्राइस राइजेज, इंपोर्ट कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है। तो सेंट्रल बैंक में इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा ताकि लोग लोन्स कम लें और डिमांड कम हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लोज्ड इकॉनमी है उसमें नहीं आता। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी इज़ अ मेजर गोल। मेन मकसद क्या है? कि फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी लेके आना, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट अफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्राइसेस जो है चेंज हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है उनमें चेंजेस आएंगे। एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग, जो हमने बाहर कर्जे के जो EMIs वगैरह पे करनी है उनमें चेंजेस आ जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो ख़राब होंगी। तो मेन मकसद रहता है
कि हम स्टेबिलिटी मेंटेन करें फॉरेन एक्सचेंज रेट में। मेथड्स टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? फॉरेन करेंसी को खरीदेगा या बेचेगा ताकि वो मार्केट रेट को स्टेबल कर सके। मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगा और कैपिटल को कंट्रोल करेगा। अगर ज़रूरत पड़े कि बाहर से इतना पैसा आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और यहाँ से बाहर कितना जाना चाहिए, उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स सप्लाई शार्पली फ्रॉम ₹75 पर डॉलर टू 85 पर डॉलर, ये जिस टाइम मैंने बनाया था ये उस टाइम का रेट है। काफ़ी पुरानी जो मैंने नोट्स बना के रखे थे, बट अब तो 100 के करीब हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक में सेल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू स्टेबलाइज द करेंसी। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वो डॉलर को बेचेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो है सेल करेगा, डॉलर सेल करेगा ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े, जिसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो जाए और डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। तो हमारी करेंसी को डेप्रिसिएशन से बचाने के लिए ऐसा सेंट्रल बैंक करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, BOP स्टेबिलिटी रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। एन ओपन इकॉनमी मस्ट मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओपन इकॉनमी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल रहने चाहिए, डेफिसिट्स नहीं होने चाहिए। लार्ज डेफिसिट्स कॉज करेंसी क्राइसिस। अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, तो करेंसी क्राइसिस हो जाएंगे, हमारे पास डॉलर ही नहीं होगा बाहर से सामान खरीदने को। लॉस ऑफ रिजर्व्स हो जाएंगे और हमारे ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे क्योंकि डॉलर को कर्जे में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इम्पोर्ट्स राइज शार्पली एंड एक्सपोर्ट्स फॉल, द सेंट्रल बैंक में रेज इंटरेस्ट रेट्स टू रिड्यूस डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। तो वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो लोग लोन्स कम लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी फॉरेन गुड्स की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग कैपिटल फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल फ्लोज कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज, दैट इज़ जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, और लॉन्ग टर्म जिसमें FDI है और वो ज़्यादा स्टेबल आ जाता है। सडन सर्जेस और विड्रॉल्स डीस्टेबलाइज करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। अगर अचानक से कैपिटल फ्लोज बढ़ जाएं या कम हो जाएं, इनकी वजह से करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ फंड्स रैपिडली, जैसे इंडियन इकॉनमी से शेयर मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, द करेंसी में डेप्रिशिएट, जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। द सेंट्रल बैंक में रेज इंटरेस्ट रेट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अगेन, फॉरेन कैपिटल को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा ताकि फॉरेनर्स आके यहाँ पे अपना पैसा पार्क करें, क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इवन इन ओपन इकॉनमी ग्रोथ इज़ की ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उस हिसाब से बनाई जाती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले से बढ़ाया जा सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करे, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। इस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लोअर इंटरेस्ट रेट्स एनकरेज फर्म्स टू इन्वेस्ट, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोन ज़्यादा लेंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Unemployment reduction is important, but it is influenced by global trade cycles. Unemployment तो हर कोई कम करना चाहता है, full employment को हर कोई बढ़ाना चाहता है, मगर ये employment भी global ट्रेड साइकिल या ग्लोबल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इफ़ मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। अगर एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखता है, कॉम्पिटिटिवनेस तो तभी बढ़ेगी ना, हम अपना माल सस्ता किसी और कंट्री में बेच पाएंगे। अगर एक्सचेंज रेट ही ऊपर नीचे होता है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हिल जाएंगी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी असरदार होगा। जब हमारा माल बाहर बिकेगा ही नहीं, एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है, हमारी करेंसी महंगी होगी, सस्ती होगी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर हमारा ट्रेड जो है हैम्पर होगा, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट गिर सकती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल शॉक्स ऑफ्टन अफेक्ट डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स। किसी और कंट्री में लड़ाई होगी, हमारी फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट हिल गई। मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट स्टेबलाइज स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, बैंकिंग सिस्टम एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इन सब में स्टेबिलिटी आए। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग global financial crisis, central banks inject liquidity, that is quantitative easing, to prevent market collapse. मार्केट को बचाने के लिए, कोलैप्स होने से बचाने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो और ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है ताकि मार्केट में पैसे की कमी ना हो। अब आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या है ओपन इकॉनमी में।
मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड ऑल टूल्स यूज्ड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। जो मैंने क्लोज्ड इकोनॉमी में करवाया था वो सारे तो हैं ही, प्लस एडिशनल टूल्स रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज एंड कैपिटल फ्लोज। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स तो वो जो सारे के सारे वो तो आते ही हैं, जैसे बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग। ये तो सारे मैंने पिछली वीडियो में तो कराई ही हैं, बट इसमें एड ऑन आ जाते हैं। एड ऑन में क्या आ जाता है? एक्सचेंज रेट इंटरवेंशंस आ जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट आ जाता है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस आ जाते हैं, कैपिटल कंट्रोल्स आ जाते हैं और इंटरेस्ट रेट पैरिटी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। तो जो मैंने डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स करवाएं वो तो पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के जो है नीचे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ ओपन इकोनॉमी स्पेसिफिक है, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा क्योंकि पिछली वीडियो को मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। दीज आर एक्सक्लूसिव टू ओपन इकोनॉमीज़, ये ओपन इकोनॉमीज़ में ही होते हैं और आजकल सारी इकोनॉमीज़ ओपन ही होती हैं, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहला आ जाता है एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन, दैट इज़ फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? सेंट्रल बैंक बाइज और सेल्स फॉरेन करेंसी टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, असर डालने के लिए सेंट्रल बैंक करेंसी खरीदता बेचता रहता है। बाइंग फॉरेन करेंसी लीड्स टू डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है क्योंकि उस करेंसी की डिमांड बढ़ गई। सेलिंग फॉरेन करेंसी लीड्स टू डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन। अगर हम फॉरेन करेंसी या डॉलर को सेल करते हैं तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स टू मच, अगर हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, सेंट्रल बैंक बाइज US डॉलर्स टू मेक एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव। अगर हमारी, मैं उल्टा बोल गया था शायद, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, डेप्रिशिएट बोल गया मैं, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है तो उस केस में US डॉलर को ख़रीदा जाएगा ताकि एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये ना हो कि एक्सपोर्ट्स ही ख़त्म हो जाए। और अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, उससे उल्टा लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे? US डॉलर को बेचेंगे और अपनी करेंसी को खरीदेंगे ताकि अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ाई जा सके। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व्स एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स। तो हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक के पास जो है बफर के तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना चाहिए, उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ़ फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ कैपिटल सडनली, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अचानक से पैसा निकाल लिया, द सेंट्रल बैंक यूजेस फॉरेक्स रिजर्व्स टू स्टेबलाइज द करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स पड़े सेंट्रल बैंक के पास, उससे स्टेबिलिटी को मैनेज किया जाता है। ये ना हो कि अचानक से पैसा निकाल लिया और पैसा ही नहीं है कंट्री के पास उनको देने के लिए, उस केस में तो मार्केट ही कोलैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टरलाइजेशन मींस ऑफसेटिंग द मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशंस। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंटरवीन करना ताकि जो मॉनेटरी इम्पैक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर नीचे होने से उसको कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सेंट्रल बैंक बाइज डॉलर्स which increases domestic liquidity, it sells government securities to neutralize the effect। अगर वो डॉलर को बाय कर रही है तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच भी रही है ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये ना हो कि वन साइडेड कार्रवाई की और उससे अनस्टेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे इट इंक्लूड्स इनफ्लो कंट्रोल्स के कौन कौन से सेक्टर में पैसा आएगा, आउटफ्लो कंट्रोल्स के कितना % पैसा बाहर निकाल सकते हो, टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कितना टैक्स लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की लगेंगी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में अगर हमने लोन्स लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स टू अवॉइड करेंसी क्राइसिस, कि करेंसी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन बोरिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी लिंक्स डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स विद ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। कई कंट्रियां क्या करती हैं, कई कंट्रीज़ में काम ही यही है कि आप अमेरिका में या फिर उन कंट्रीज़ से लोन लो जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और उन कंट्रीज़ में पैसा डालो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ से पैसा कमा के फिर से रीपे कर दो उधर, तो ऐसा चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ US इंटरेस्ट रेट्स राइज, अगर US अपना इंटरेस्ट रेट राइज बढ़ा लेता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऑल्सो रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो। अगर USA अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो हमें भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये ना हो कि सारा पैसा US में चला जाए। समझ की बात? तो
इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनकी जो अनस्टेबिलिटी है, जैसे वो ऊपर नीचे होते हैं, उनकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबलाइज़ करने के लिए हमें भी अपनी कंट्री में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि सारा पैसा बाहर निकल जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन एन ओपन इकॉनमी, इसमें क्या होता है, पॉलिसी रेट चेंज किया जाता है, जिससे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो में चेंज होगा, और कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो चेंज होगा तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन करेंसी का रेट है, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट प्राइजेज़, यहाँ पे लिखना था मैंने, इंपोर्ट प्राइजेज़ एंड एक्सपोर्ट प्राइजेज़ जो है वो असरदार होते हैं। इंपोर्ट प्राइजेज़ एंड एक्सपोर्ट प्राइजेज़ में कॉम्पिटिटिवनेस ऊपर नीचे हो जाती है, और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ असरदार रहती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी रेट के चेंज करने से अल्टीमेटली जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन है उस पर असर पड़ता है। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकॉनमी इज़ अ फार मोर कॉम्प्लेक्स देन इन अ क्लोज्ड इकॉनमी। जो मैंने पिछली वीडियो में क्लोज्ड इकॉनमी में डिस्कस किया था, उससे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। द सेंट्रल बैंक मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में। ये ना हो कि बाहर से एफडीआई के चक्कर में हमारी इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया और इन्फ्लेशन होगी। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो मेंटेन करना है, स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट रखना, और कंट्रोल्ड कैपिटल फ्लोज रखना, ताकि कुछ ज़्यादा पैसा ना आ जाए या फिर कुछ ज़्यादा पैसा ना बाहर चला जाए। यूजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स, द सेंट्रल बैंक एम्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। सेंट्रल बैंक का मेन मकसद है वो सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करे, लो इन्फ्लेशन रखे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखे, और स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर रखे। तो मेन मकसद यही है कि भाई इंटरनल स्टेबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी रखे। इफेक्टिव मॉनेटरी मैनेजमेंट एंश्योर्स द इकॉनमी रिमेन्स रेजिलियंट अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, मेंटेन्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी तब मानी जाएगी जब जो भी एक्सटर्नल ग्लोबल शॉक्स हैं उनसे अपनी इकॉनमी को बचा के रखे और कम से कम असर होने दे, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से उस कंट्री में चल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।